Hey guys, I'm CA Manish Bagchandani and welcome back to my channel The Traveling CA. I hope कि लास्ट लेक्चर की सारी टर्म्स आपको क्लियर हो और क्लियर नहीं हो तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, इस वाले वीडियो में हम कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं एंड वील फिनिश विद द टर्म्स. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे. राइट, सो सबसे पहली टर्म देखेंगे हम आज अकाउंटिंग ईयर कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है. अब देखो, बिजनेस वर्ल्ड में देर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स. अपनी नॉर्मल लाइफ में तो एक ही टाइप का ईयर होता है कि यार 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा. ठीक है, बट बिजनेस वर्ल्ड में एक और ईयर ऐड हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर. जो कैलेंडर ईयर होता है वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. ठीक है, जैसे 2021 चल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021. बट बिजनेस वर्ल्ड में क्या चलता है, फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और चलता है 31 मार्च तक. ठीक है, तो इस ईयर को हम क्या, इस ईयर में क्या डेट्स हो जाएंगी, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2021, ओह सॉरी 2022. राइट, सो हमारा फाइनेंस, और हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे FY फाइनेंशियल ईयर 22. ठीक है, मतलब जहाँ पर जाके ये ख़त्म हो रहा है हम उस वाली ईयर को लेते हैं. सो हम बोलेंगे इसको FY 22, जो स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल 2021 टू और ख़त्म होगा हमारा 31 मार्च 2022 में. ठीक है, सो आई होप अकाउंटिंग ईयर क्लियर हो, फेयरली ईजी. ठीक है, बस याद रखना है कि बिजनेस वर्ल्ड में फाइनेंशियल ईयर मोस्टली यूज़ होता है. राइट, हमारा नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स. नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो बिजनेस है, उसमें हमारे रिसीवेबल्स मतलब हमें पैसा जो मिलने वाला है, जो पैसा हमें रिसीव होने वाला है, सो दैट इज रिसीवेबल. राइट, सो बिजनेस में जो हमें पैसा रिसीव होने वाला है, दोज आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक हो गया हमारा डेटर्स. डेटर्स हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या होता है, जब हम उधारी पे माल बेचते हैं तो हमें पैसा मिलने वाला होता है. ठीक है, पैसा हमें रिसीवेबल है फ्यूचर में, देयर इज गोना बी एन इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो डेटर हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया. ठीक है, सो वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज डेटर्स. ठीक है, जहाँ पर हमें पैसा रिसीव होने वाला है, हमारे उधारी के माल जो हमने बेचा था. नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल अभी समझ नहीं आएगा. बिल्स रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर आएगा, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, वहाँ पे जाके समझ आएगा. बट मोटा मोटी बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है कि एक बिल के अगेंस्ट तुम्हें पैसा रिसीवेबल होता है. ठीक है, सो ये भी तुम्हारा एसेट ही है बिकॉज फ्यूचर में तुम्हें इसके अगेंस्ट पैसा रिसीवेबल है. सो देयर इज गोना बी इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है, सो ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं बेटा, एसेट होते हैं, क्योंकि इन दोनों के अगेंस्ट हमें फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल है. एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स. यहाँ पर हमें फ्यूचर में देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. जैसे क्रेडिटर्स हो गया. क्रेडिटर्स मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि हमने उधारी पे माल लिया तो हमें फ्यूचर में क्रेडिटर्स को पैसा पे करना पड़ेगा. राइट, so there's gonna be an outflow of future economic benefit and creditors are one type of trade receivables. Another type is bills payable. Similarly, जैसे bills receivable के अगेंस्ट हमें पैसा मिलने वाला था, bills payable के अगेंस्ट हमें पैसा पे करना पड़ता है. ठीक है, ये भी चीज़ ना बिल ऑफ एक्सचेंज में जाके एकदम डिटेल में कवर होगी. बहुत लॉजिकल चैप्टर है वो, तो वहाँ पे जाके सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो ट्रेड रिसीवेबल्स के दो क्लासिफिकेशंस क्या हुए हमारे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. बिल्स पेबल हमारा क्या हुआ बताओ, बिल्स पेबल क्या हुआ, लाइबिलिटी, क्योंकि हमें फ्यूचर में आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, इनकी वजह से क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, बिल्स पेबल के अगेंस्ट पैसा पे करना पड़ेगा. राइट, सो आई होप कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स भी एकदम क्लियर हो तुम्हें. नाउ लास्ट की कुछ डेफिनेशंस बची है, वो देखते हैं अब. सो अब हमारी बस ये 3 लास्ट डेफिनेशंस बची हैं, बेड डेट्स, स्टॉक और इन्वेंट्री एंड प्रॉपराइटर. सो लेट्स डाइव इनटू दीस कि ये क्या होता है. सो बेड डेट्स क्या होते हैं, हमारे वो डेटर्स जो खराब हो गए, जो बैड हो गए, मतलब हमने किसी को उधारी पे माल बेचा था, अब वो हमें वापस पैसा ही नहीं चुका पा रहा है. ठीक है, तो हमारा नुकसान हो गया,
हमने किसी को उधारी पे माल बेचा था और अब वो हमें पैसा ही नहीं दे रहा, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, बैड डेट्स, कि हमने किसी को पैसा दिया था एंड दे बिकेम बैड, दे आर नॉट पेइंग बैक टू अस, ठीक है। सो बैड डेट्स ना हमारा लॉस होता है, ठीक है, कि हमने किसी को उधारी दी थी एंड दे आर रिफ्यूजिंग टू पे बैक टू अस नाउ। अभी जैसे पेंडेमिक के टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी लोगों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग अपनी उधारी चुका नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वो लोग क्या किसी और बिजनेस के लिए बेड डेट्स बन जाएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, फेयरली इजी। सो हमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखनी थी स्टॉक और इन्वेंट्री की, राइट, बट स्टॉक और इन्वेंट्री की डेफिनेशन समझने से पहले ना अपन को गुड्स की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। गुड्स होते हैं आइटम्स ऑफ ट्रेड परचेज्ड टू बी सोल्ड। अभी अपन ने ट्रेड देखा था, क्या होता है, ट्रेड होता है कि हम कुछ आइटम्स परचेज कर रहे हैं और उनको हम रीसेल कर रहे हैं कस्टमर को और बीच में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारा नाइकी के बिजनेस, नाइकी के शूज़ का बिजनेस है, ठीक है, नाइकी के शूज़ का हम ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेट्स से कि हमने एक शूज़ परचेज़ की कंपनी से 3000 में और हम उसको आगे कस्टमर को बेच रहे हैं 4000 में, ठीक है, तो हम बीच में 1000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। और इसमें नाइकी के शूज़ हमारे लिए गुड्स हो गए, हम उन गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो गुड्स की डेफिनेशन क्लियर है, आइटम्स ऑफ ट्रेड परचेज्ड टू बी सोल्ड। नाइकी के शूज़ हम परचेज कर रहे थे टू रीसेल देम फॉरवर्ड, आगे रीसेल करने को अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो अब स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक और इन्वेंट्री वो होता है जो हम गुड्स हमारे पास मेंटेन करते हैं, कि लेट्स से मेरे पास आज 1000 यूनिट्स पड़ी हैं, 1000 शूज़ पड़े हैं नाइकी के, ठीक है, तो वो क्या है, वो मेरा स्टॉक है जिसको मेरे को आगे बेचना है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कस्टमर मेरे पास आ जाएगा कि मेरे को नाइकी का शू चाहिए और फिर मैं कंपनी से ऑर्डर करके मंगवाऊंगा और फिर मैं उसको दूंगा, नहीं, मेरे को कुछ ऑलरेडी स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा, कुछ ऑलरेडी शूज़ अपने पास रखने पड़ेंगे, तो वो जो शूज़ मेरे पास ऑलरेडी गोडाउन में पड़े हैं, दोज आर माई स्टॉक, दोज आर कॉल्ड माई इन्वेंट्री, कि जो यूनिट्स मैं अपने पास मेंटेन रखता हूँ ताकि जब कस्टमर आए तो मैं उसको आगे बेच सकूं। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर आए और मेरे को उसको बोलना पड़ रहा है कि मैं कंपनी से मंगवा के आपको देता हूं, वो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है, जो गुड्स अपने पास मेंटेन करके रख रहा होगा, जो अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रख रहा होगा, ठीक है। सो स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है हमारा, जो हमारे पास ऑलरेडी गुड्स गोडाउन में पड़े होते हैं ताकि हम उनको फॉरवर्ड सेल कर सकें, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, दोज गुड्स विच आर हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, जैसे नाइकी के शूज़ मैंने अपने पास होल्ड करके रखे थे ताकि जब कस्टमर आएगा तो मैं उसको बेच सकता हूँ, ठीक है, करेक्ट है। और टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन का मतलब, जैसे मेरे पास आज मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूँ, ठीक है, सो इस टी शर्ट को बनाने के लिए कॉटन लगा होगा, ठीक है, सो ये कॉटन को भी तो कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा ना ताकि वो बना सके, टी शर्ट्स बना सके, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज जैसे मेरे को 1000 टी शर्ट बनानी है तो मैं आज ही जाके ऑर्डर प्लेस करूँगा कंपनी के साथ, ऐसा तो होगा नहीं। अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूँगा कॉटन का तो मेरे को कॉटन मिलेगा 10 दिन बाद और फिर मेरे को 10 दिन बाद अपनी टी शर्ट्स प्रोडक्शन में डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये जो रॉ मटेरियल होता है जिससे फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, ये टी शर्ट एक फिनिश्ड गुड्स है जो कस्टमर को बिकेगा, राइट। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉटन, ठीक है। तो कॉटन कंपनी ऑलरेडी अपने पास मंगवा के रखती है ताकि जब भी उनको प्रोडक्शन करना हो दे कैन स्ट्रेट अवे गो इनटू प्रोडक्शन और टी शर्ट्स बना सकें, ठीक है। सो ऐसे गुड्स टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, जैसे कॉटन है, कॉटन को प्रोडक्शन में यूज़ करना है टी शर्ट्स के, ठीक है। तो कंपनी कॉटन का भी स्टॉक मेंटेन रखती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो तरीके के स्टॉक्स देख लिए, एक हमने देख लिया फिनिश गुड्स का स्टॉक, ठीक है, जैसे हम हेल्ड फॉर सेल में देख रहे थे कि हमें नाइकी के शूज़ बेचना है तो वो शूज़ फिनिश गुड्स हैं। फिनिश गुड्स मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को जाएगा, ठीक है। तो जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो फाइनल फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा स्टॉक रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल मतलब वो गुड्स जो फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कॉटन है, कॉटन टी शर्ट बनाने में हेल्प करेगा,
टी शर्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और कॉटन हमारा रॉ मटेरियल है, तो कंपनी को रॉ मटेरियल का भी स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा ताकि वो आगे प्रोडक्शन कर सकें। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? ठीक है। सो हमारा लास्ट डेफिनेशन आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर को तुम ओनर भी बोल सकते हो, मतलब वो बंदा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं समझाने को, मतलब जो बंदा बस बिजनेस स्टार्ट करता है वो बंदा प्रोप्राइटर कहलाता है, वो ओनर होता है बिजनेस का। ठीक है, जो बंदा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जो बंदा ड्राइंग्स करता है, देखा था ना पिछले लेक्चर की स्टार्टिंग में, राइट। सो यहाँ पर अपनी सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं। इसके आगे जो भी थोड़ी थोड़ी नई टर्म्स आती जाएंगी वो मैं पढ़ाते पढ़ाते समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। थैंक यू।